यूपी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सरकार बनाने की कवायद चल रही है। नेशनल दस्तक पर लगातार पहले दौर से जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार, जो एक समाजशास्त्री भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, ने आप उनके विचार सुने हैं। अब जबकि नतीजे आ चुके हैं, उसके बाद फिर एक बार वो मेरे साथ हैं और उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा जो राजनीतिक बड़ा बदलाव यूपी में हुआ है वो किस तरफ इशारा कर रहा है और भविष्य में किस तरह की राजनीति होगी। सर, यूपी चुनाव की बात करें तो एक बड़ा उलटफेर हुआ है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोगों ने बहुत बात करी और पहले भी बात करी, लेकिन लगातार हम लोग एक बात ये कह रहे थे, क्योंकि चुनाव के अंदर जितने भी चरण हुए, पहले, दूसरे, तीसरे, पाँचवें, छठे, सातवें, जितने भी चरण हुए, सब में जो प्रतिशत था, वोटिंग प्रतिशत था, वो बहुत ही हाई था। शुरुआत से बहुत हाई वोटिंग प्रतिशत हुआ। तो हम लोगों ने ये बात लगातार कही कि जनता बदलाव चाहती है, और जनता बदलाव चाहती है इसलिए समाजवादी पार्टी अब सत्ता में नहीं रहेगी या वापस नहीं आएगी। ये बात हम लोगों ने कही और लगभग वो बात सच हुई कि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई। लेकिन एक बात लगातार हम लोग ये कह रहे थे कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी जो है वो काफ़ी अच्छा कर रही है और इसलिए बहुजन समाज पार्टी के आसार लग रहे हैं आने के बनिस्बत भाजपा के। लेकिन ये नहीं हुआ और भाजपा जो है वो यहाँ पर सत्ता में उत्तर प्रदेश में आई। अब हम अगर एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एक राजनैतिक समाज विज्ञानी के तौर पर, विशेषकर मैं कहना चाहूँगा इसको, मैं राजनैतिक समाज विज्ञानी के रूप में मैं इस पूरे वर्डिक्ट को देखना चाहता हूँ। अगर मैं पहली नज़र में, फौरी नज़र में देखूं तो मैं ये कहूँगा कि यह जो भाजपा के लिए वर्डिक्ट आया है यह प्रतिक्रांति है, यह सवर्ण समाज की प्रतिक्रांति है। अर्थात आप अगर वोटों के प्रतिशत पर देखें, और मैं यहाँ पर एक डेटा, जो रिसर्च डेटा है, जो कि पोस्ट पोल सर्वे है और ये एक्सेस माई इंडिया और इंडिया टुडे ने कराया था, उसका है, और बाकायदा वो लोग दिखा रहे थे अपने इस सर्वे को। उस सर्वे के आधार पर अगर मैं बोलूं तो यह प्रमाणित किया जा सकता है कि यह सवर्ण समाज यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ समाज की प्रतिक्रांति है। किसके प्रति? जो बहुजन आंदोलन के तहत जो सत्ता पर काबिज थे उत्तर प्रदेश में लोग, उनके खिलाफ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वोटिंग परसेंट है, जो पोस्ट पोल सर्वे के हिसाब से आंकड़े आए हैं, उसमें 62% ब्राह्मण, 62% क्षत्रिय और 64% बनिया और 57% कायस्थ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। लेकिन कोई भी एनालिस्ट ये बात नहीं कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मूल में सवर्ण समाज है। यद्यपि लोग सपा को यह कहते हैं कि यह यादवों की पार्टी है, बासपा को कहते हैं जाटवों की पार्टी, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि भाजपा भी सवर्ण समाज की पार्टी है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ लोग पूरे एक मुश्त होकर के वोट देते हैं। जबकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि इन लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में कम है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की विजय का एक फलसफा था, उसमें सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण था वो भी साफ दिखाई दे रहा था पहले दिन से। यानी कि 403 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। इससे एक रेखा खिंच गई कि हम अब मुस्लिम समाज का वोट नहीं चाहते, यानी कि हम उनको जीतने के लायक नहीं, इसलिए हम वोट नहीं दे रहे हैं। और मैं यहां पर आगाह करना चाहता हूं
अनुसूचित जाति और जनजाति को लोगों को कि कल अगर आपके पास आरक्षण नहीं होता तो शायद यही बात आप पर भी लागू होती कि नहीं, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। ये तो पिछड़ी जाति के लोगों के लिए भी हो सकता है कि अगर आपके पास भी आरक्षण के लिए तो उनको भी संघर्ष करना होगा। संघर्ष के लिए नहीं, देखिए उनके लिए उन्होंने साफ कहा कि हम आपके पास नंबर हैं इसलिए हम आप जीतने लायक हैं। विनेबिलिटी को रखा गया और विनेबिलिटी को एक बहुत बड़ा जो है उन्हें हथियार बनाया कि विनेबिलिटी है क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग हमसे हमारे जीत नहीं पाएंगे, हमको विनेबिलिटी नहीं है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो यही बात दलितों पर लागू हो जाएगी कि दलितों के अंदर तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चेहरा नहीं होगा जिसकी विनेबिलिटी होगी। ये तो उनका आरक्षण था इसलिए उनको दे दिया, वरना शायद उनको भी नहीं देते। ये आदिवासियों पर भी लागू हो जाए, आदिवासियों पर लागू हुआ और ये बात लागू हो गई कि एक भी शेड्यूल कास्ट को उन्होंने जनरल सीट से टिकट नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह केवल और केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया जिसके तहत उनको दिया गया। क्या कहना चाहे सर कि ये जो जनरल कैटेगरी जिसको आप सवर्ण समाज कहते हैं उनकी एक गोलबंदी है बीजेपी के पक्ष में और वो धर्म आधारित है या जाति आधारित है, उसकी क्या वजह देखते हैं कि वो दोनों आधारित है। जाति आधारित इसलिए है कि पिछले एक क्वार्टर सेंचुरी में 25 वर्षों के अंदर एक चौथाई जो शताब्दी बीत गई उसके अंदर उनका जो राजनीतिक वर्चस्व था उसको बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं तोड़ा। और इस वजह टूटने से आप देखिए कि केवल और केवल राजनीतिक वर्चस्व को ही नहीं तोड़ा, उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक वर्चस्व को भी तोड़ा। ये मैं 85 और 87 की बात बता रहा हूं, जिस उत्तर प्रदेश के प्रधान चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हुआ करते थे पंडित पंत, उसके बाद आपने देखा कि बहुगुणा, उसके बाद पंडित नारायण दत्त तिवारी, उसके बाद राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद वीर बहादुर सिंह, श्रीपति मिश्रा, उसके बाद आप देखेंगे कि राजनाथ सिंह, ये ठाकुर और ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनको आकर के 1995 में एक बीच में वैश्य भी आए थे जिनको हम लोग बनारसी दास कहा करते हैं, बनारसी दास भी बने। उसके बीच में केवल थोड़े दिन के लिए जाट समाज करके आए जिनको चौधरी चरण सिंह कहा जाता है, वरना लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सवर्ण वर्चस्व रहा है राजनीति में और उसी के समकक्ष ब्यूरोक्रेसी में कर्मचारी तंत्र के अंदर भी वही डीएम वही एसपी, इसको आकर के पहली बार 1993 में मुलायम सिंह यादव ने तोड़ा और 1995 से लगातार बहुजन समाज पार्टी ने इसको तोड़ा। जब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी दलित बनाया, उन्होंने डीजीपी दलित बनाया, उन्होंने डीएम से लेकर के जो है सेक्रेटरी तक दलित समाज के लोगों को बड़ी तरजीह दी और उसके साथ साथ ब्राह्मण समाज को भी रखा। ऐसा नहीं है कि उनके लिए जो है उपाध्याय जो थे वो एमएलए नहीं होते थे, बिल्कुल होते थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो 25 वर्षों का अंतराल था जिसके तहत जो सवर्ण वर्चस्व टूटा और वर्चस्व राजनीतिक वर्चस्व ही नहीं बल्कि कर्मचारी तंत्र का वर्चस्व टूटा, उससे एक तरह से उससे निजात पाने के लिए पहली बार सवर्ण समाज एक बार फिर से एकत्रित होता है बसपा और सपा के खिलाफ। दूसरी तरफ वह जो है सांप्रदायिक रूप से भी ध्रुवीकृत होता है जब पहली बार भाजपा बोल देती है कि नहीं, हमें 403 सीटों में एक भी हम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति खिंच गई और उसके बाद जब कैंपेन चला तो शमशान भी आया, कब्रिस्तान भी आया और ईद भी आया और उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से उस ध्रुवीकरण को और पुख्ता किया। ओबीसी वोट को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, क्या लग रहा है कि जो बीजेपी की रणनीति थी, आरक्षण वाला उनका बयान आया था एमजी बैद का, उसके बाद उस डैमेज कंट्रोल को पाटा गया और ओबीसी को अपनी तरफ खींचा गया? नहीं, ओबीसी को खींचने की उनकी टैक्टिक पहले से थी कि नॉन जाटव और नॉन यादव, यानी यादव के अलावा हम ओबीसी को लाएंगे। तो उन्होंने पहली बिसात पर
कुर्मियों को रखा और कुर्मी एक पार्टी सोनीलाल पटेल से बाकायदा उन्होंने अपना जो है गठबंधन किया और उसको 11 सीटें दी। फिर उधर सुहेल राजभरों को अपने साथ किया। उसके बाद जो है मौर्य समाज के एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया। और अगर आप फिर से इंडिया एक्सिस पोल का जो पोस्ट पोल सर्वे देखेंगे उसमें 60% के आसपास लोधियों ने वोट दिया, जो कि हमेशा देता था उनको, क्योंकि कल्याण सिंह लोध थे, उमा भारती लोध हैं, तो इसलिए लोधी वोट उनकी तरफ गया। उसके बाद जो कुर्मी वोट था वो भी बाकायदा 57% के आसपास गया। और जो मोस्ट बैकवर्ड सेक्शन है जिसके अंदर मोस्ट बैकवर्ड सेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं बिंद, मौर्य, मल्ला, ये लोग भी जो है बाकायदा 60% के आसपास उनकी तरफ गए। तो इसलिए एक तरह से उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी का था वो वो बनाने में कामयाब हो गए और माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक को हटा करके उन्होंने एक बहुजन बनाया। लेकिन इस बहुजन में और बहुजन समाज पार्टी के बहुजन में एक बड़ा अंतर है। वो अंतर है कि जब बहुजन समाज पार्टी का बहुजन बनता है तो उसकी लीडर जो होती हैं, उसकी जो लीडरशिप होती है वो दलितों और पिछड़ों के हाथ में होती है। लेकिन इस बहुजन जब बन रहा है तो इसकी लीडरशिप सवर्ण समाज और इसकी जो मनुवाद की विचारधारा लिए हुए लोग हैं उनके हाथ में है। तो ये डिफरेंस हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने तो केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, हो सकता है मुख्यमंत्री बना दे उनको, ऐसा संभव लग रहा है आपको? नहीं, मुझे लग रहा है अगर वो बना देने की बात नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि जिस प्रकार की प्रक्रिया की जा रही है, जिस प्रकार का आडंबर किया जा रहा है, वह आडंबर बाकायदा उसी मनुवाद की याद दिलाता है जिस तहत उनको एक्सप्लॉइट किया गया। वो धर्म जो कि मेरा भगवान तुम्हारे द्वारा, मान्यवर कांशीराम कहा करते थे, मेरा भगवान तुम्हारे द्वारा मेरे लिए, तो बाकायदा उस भगवान की पूजा की जा रही है फिर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार से मनुवादी विचारधारा के तहत उनको अपने साथ किया तो जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सत्ता वहां तक जाए। क्या लगता है ओबीसी आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी आरएसएस ने, अब वो मेजोरिटी में है, वो संभव है? वो करेंगे ऐसा कुछ? नहीं, मुझे लगता है कि जो आरक्षण है वह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और संविधान के तहत संविधान संवत कार्य करने के लिए उनको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और बाकायदा संशोधन कानून लाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया के तहत दुश्वारी आएगी और कोई भी राजनीतिक दल कानून के विरोध में जाकर के पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का कार्य नहीं करेगा जो कि हमारी प्रजातंत्र के खिलाफ दिखाई पड़े। तो क्या हिडन एजेंडा के तहत जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में अभी हरियाणा में फैसला है कि पीजी में इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, झारखंड में इस तरह के मामले आए, तो आरक्षण को लेकर जो है लोगों में वो तो देखिए लगातार वो आरक्षण डाइल्यूट होता जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर केवल आरक्षण तक सीमित नहीं रखना चाहता हूँ। राजनीति की बहुत बड़ी बिसात है। राजनीति के आंदोलन का क्या होगा, विचारधारा का क्या होगा और विशेषकर बहुजन विचारधारा का क्या होगा, क्योंकि अगर बहुजन विचारधारा नहीं बनती है, बहुजन विचारधारा के तहत अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज का एक युग नहीं बनता है, तो आप ये देखिए कि ये विचारधारा जो बनाई गई है उस विचारधारा के तहत एक संगठन चला और संगठन ने बाकायदा उसको एक आंदोलन का रूप दिया। अब जब वो विचारधारा नहीं है तो ओबीसी आपके साथ क्यों रुकेगा? वो क्यों नहीं जो है उनसे टीका लगवाएगा जो वास्तविकता में टीका लगवाने के हकदार हैं? वो हमारे साथ क्यों बैठेगा? सर, सपा की हार की क्या वजह देखते हैं? नहीं, सपा की हार तो एंटी इनकम्बेंसी है, साफ बता रहे हैं लोग। उनका गुंडा राज, उनका बाकायदा जो भाई भतीजावाद, उनका करप्शन और यहाँ तक कि जो गवर्नेंस था वो दिखाई नहीं पड़ता था। 4 से जगह 5 चीफ मिनिस्टर और हर जगह जिसे आपने देखा कि 200 के आसपास बाकायदा कम्युनल टेंशन हुए उनके समय में और 23
कम्युनल जो लड़ाइयाँ हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए, उसको तो चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा विधानसभा के पटल पर वो किया। तो इसलिए उनका जो था पूरा का पूरा एंटी इनकम्बेंसी, पारिवारिक कलह, जिसके तहत कोई भी ये व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं था कि अभिशासन नाम की कोई चीज़ है। और जो कुछ हुआ आपने देखा कि कितने हजार एकड़ जमीन बाकायदा एक ही व्यक्ति ने कब्जा रखी बीएसपी से कहाँ चूक हो गई? नहीं, मुझे लगता है कि जो विचारधारात्मक धरातल है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि विचारधारात्मक धरातल पर जो संघर्ष है, राजनैतिक संघर्ष, मुझे लगता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक शिथिलता आई है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, जो उनके नायक और नायिकाएं ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, जो आंदोलन था, वो आंदोलन विचारधारा के तहत धरातल पर शिथिल होता दिखाई पड़ रहा है। और ये बात अभी नहीं, मुझे लगता है कि लंबे समय के अंतराल इसका आकलन खुद लीडर लोग करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के लीडर करेंगे कि वास्तविकता में बहुजन आंदोलन की विचारधारा, उनके नायक और नायिकाओं का जो संघर्ष था, क्या उसको लोग, क्या बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का तिथि जानते हैं लोग? या जो लोग लीडर हैं वो सावित्रीबाई फूले या ज्योतिबा फूले या साहू जी महाराज, इनके कार्यों को, इनकी जो जन्मतिथियां हैं, इनकी जो जयंतियां हैं, क्या उनको जान रहे हैं? इनके जो परिनिर्वाण दिवस हैं वो जान रहे हैं? अगर ये मान्यवर कहा करते थे, जिन समाजों की सामाजिक जड़ें कमजोर होती है उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। तो हमारी क्या कहीं सामाजिक जड़ें कमजोर तो नहीं हो रही हैं? ये बैठ करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी कोई रिसर्च नहीं किया, लोग ने जो कहा मैं उसके आधार पर अभी बता रहा हूँ। बहुजन से बीएसपी सर्वजन की तरफ गई, क्या समय आ गया कि सर्वजन से बहुजन की तरफ लौटना होगा? नहीं, ये तो लीडर को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बाहर बैठा हूँ, ना मैं लीडर ना लीडरी कर रहा हूँ। लेकिन अगर अवलोकन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक विश्लेषक के तौर पर देखिए क्या है, जब तक आंकड़े नहीं होते हैं, जब तक एकदम माकूल आंकड़े ना हो, तथ्य ना हो, तो उनके आधार पर कयास, क्योंकि ये एक आंदोलन है जो करोड़ों करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अगर इसके बारे में कोई लूज टॉक कर दी जाएगी, अगर गलत बयानी हो जाएगी, तो लोग डिमोरलाइज हो सकते हैं। इसलिए इस समय मुझे लगता है अपनी विचारधारा के धरातल पर अपने नायकों के संघर्ष पर, अपनी नायिकाओं के संघर्ष पर वो बातें हमें करनी पड़ेंगी जिससे हमारी सामाजिक जड़ें पुनः मजबूत हो सके और हम अपने राजनीतिक आंदोलन को एक दिशा दे सके। बीएसपी में आप किसी तरह की जो उसकी संरचना है, उसमें कोई फेरबदल की उम्मीद रखते हैं कि लगता है कि कुछ फेरबदल हो भी? देखिए, मुझसे बाहर वाले प्रश्न पूछ रहे हैं आप। मैं जिसे कहना कि बाहर का व्यक्ति होकर के, एक इंटेलेक्चुअल होकर के, मैं उनकी संरचना पर बाहर से टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर मैं लीडर होता तो मैं अपने रिसर्च स्कॉलर को बता सकता हूं कि भाई ये किताब पढ़ो, लेकिन मैं अभी राय नहीं दे सकता हूं कि जो है कि नहीं आपको ये करना चाहिए। वो मतलब मुझे एक सवाल और सर बनता है कि क्या जिस तरह से बिहार में गठबंधन बना, विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा में कोई एक, जो यूपी में एक गठबंधन का संकेत मिल रहा है, आपको लगता है कि उसमें गठबंधन बन सकता? राजनीति जो है वो मुझे लगता यह है कि वो पॉसिबिलिटीज का नाम है, संभावनाओं का नाम है, और आप किसी भी संभावना से 2019 के इलेक्शन को दूर नहीं रख सकते, क्योंकि जो राजनीति है वो प्रतिपल बदलती जा रही है और जो हमले हो रहे हैं, विशेषकर क्षेत्रीय दलों पर जो हमले हैं, वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। और इसलिए क्षेत्रीय दलों को और राष्ट्रीय दलों को जो अपोजिशन में हैं, उनके आने वाले भविष्य को लेकर के विचारधारा, संगठन और लीडरशिप, इन सब को मिला करके एक युग बनाना पड़ेगा। क्या हमारे वोटर दूसरे को वोट दे रहे हैं, हमारे वोट ट्रांसफर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या हमारे वोट ट्रांसफर हो गए उनके नहीं हो पाए, तब हमने क्या किया? तो मुझे लगता है कि इन सब बातों से पहले लोग दो चार होंगे और फिर यथास्थिति का जायजा लेकर के संभावनाओं की तलाश करेंगे।
एक सवाल सर, जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं, क्या लगता है कि दुनिया के लगभग देशों में ईवीएम से देखिए- चुनाव प्रचारित, तो वो एक संदेह पैदा करता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो यह है कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया। आप इतिहास में जाएं, आप देखें कि लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया था वो सवाल, स्वामी ने उठाया, क्या नाम है स्वामी का, सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो कि बहुत बड़े जिसे कहना है जानकार हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जैसा व्यक्ति अगर ईवीएम पर प्रश्न उठाता है तो बात तो कुछ बनती है। तमाम दल के नेताओं ने भी सिग्नेचर करके ये नहीं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा निर्णय दिया कि इसमें वीवीपैट होना चाहिए। वो पैट क्यों नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूं। राष्ट्र के निर्माण के लिए 403 असेंबली का इलेक्शन होता है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की अवहेलना हो रही। ये कौन सा प्रजातंत्र आप बना रहे हैं? आग अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वीवीपैट लगाइए। केवल 22 में क्यों लगेगा? उत्तर प्रदेश की केवल 22 सीटों में क्यों लगेगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ जो है कमियां रही हैं और उन कमियों को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में देखना चाहिए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीवीपैट लगना चाहिए तो क्यों नहीं लग रहा है? अगर 422 में लग सकता है तो फिर क्यों नहीं 380 में लग सकता है? तो यह प्रश्न उठाता है और इसीलिए केजरीवाल ने भी कहा बाकायदा। केजरीवाल के बाद बाकायदा आपके जो हरीश रावत ने भी यही बात कही। तो जो लोग बात उठा रहे हैं उसमें केवल बसपा अध्यक्ष को क्यों चिन्हित किया जाता है? ये तो विश्व के हर यूरोप के अंदर क्यों हुआ? और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी के लिए ईवीएम खतरनाक हो सकती है। क्यों नहीं यूएस के प्रश्न उठाया जा रहा है? क्यों नहीं लोग बता रहे हैं कि हमारी ही सब कुछ जो है तकनीक अच्छी है और पूरे यूरोप, अमेरिका, यूके, लैटिन अमेरिका सब खराब है? तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि क्या ईवीएम की जो तकनीक है उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है? यद्यपि प्रूफ हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? अगर प्रूफ हो गया, मान लीजिए अभी तो संदेह है, प्रूफ हो गया तब भारत के प्रजातंत्र को कितना बड़ा झटका लगेगा। कितनी सरकारें बन गई और वो भी उन समाजों की सरकारों को दरकार कर दिया जो कि बेचारे हटे हुए थे, दबाए कुचले थे। उन समाजों की जो वो है सरकारें टूट गई, गिर गई। तो ये प्रजातंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। धन्यवाद। तो जब भी आप कोई राय बनाएं, पॉलिटिकल राय बनाएं, तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप जो घटनाक्रम है उसको समझे, बारीक से समझे। जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार है, वो किसी भी मामले पर अपनी बात प्रखरता से रखते हैं और उनके पीछे उनका एक रिसर्च बेस्ड एनालिसिस होता है, कंटेंट होता है, डेटाबेस तैयारी होती है। और नेशनल दस्तक पर आपने लगातार इनके जो विचार थे, इनका जो एनालिसिस था वो सुना था। चुनाव में हार जीत होते रहती है, उसके बाद भी इन्होंने जो बातें कही है उसको गौर से सुनिए और लगेगा कि भारत की राजनीति में भी बहुत कुछ बचा है जो आने वाले समय में होगा और राजनीति बदलती रहेगी, लेकिन वैचारिक जो राजनीति है वो भी शायद मजबूती से अभी भी चलती ही रहेगी। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।